चलिए दोस्तों, 271 नंबर प्रश्न से हम ये स्टार्ट करेंगे। चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और itostudy.com पर यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी, नोट्स भी मिलेगा, वहां जाके आप पढ़िए। सेल्फ स्टडी की ऑफ सक्सेस। ठीक है, चलिए विशिष्ट जानकारी स्मरण पर कोई एक ऐसी जानकारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट है, स्पेशल है, उसका स्मरण पर आधारित प्रश्न है एक, और उस प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की, ऐसा करने से विद्यार्थी किसका विकास कर रहा है। कहने का मतलब ये प्रश्न आपके सामने है। अब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपने कुछ ऐसे स्पेशल जानकारी को याद करने की कोशिश की कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी है। अब ये सारी चीजें पढ़ने के बाद आपको वो सारी चीजें याद आ जाती हैं और आपने आंसर दे दिया। अब आंसर देने के बाद आप ये सोच रहे हो कि आखिर मैंने ऐसा कर कैसे दिया, आखिर इसमें मेरी मदद क्या कर रहा है। तो आपका अधिसंज्ञान जो है मैसेज मदद करता है, मतलब कि कॉग्निटिव, मेटा कॉग्निटिव जिसको कहते हैं, दिमाग आपका, वो आपकी हर चीज में मदद करता है। राइट आंसर है आंसर नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो देखिए, कोई भी ऐसा लक्ष्य है, ठीक है, एक लक्ष्य है कोई भी, ये आपका लक्ष्य है एक, ठीक है, टीचर भर्ती। तो प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण निर्देश, अगर हर एक कहीं ना कहीं देखोगे ना, स्टेप पर कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको, कुछ हर एक स्टेप पर कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं इसको, कुछ रूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है, कुछ गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो उसको क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। कलन विधि मतलब कि एल्गोरिथम, ठीक है। अब जैसे YouTube पर आप देखोगे मेरे वीडियोस पे 150 व्यूज आते हैं, 180 व्यूज आते हैं। इसका रीजन क्या है कि YouTube जो है ना, इस वीडियो को आगे नहीं भेजता, ठीक है। 600 लोग देख रहे हैं, 600 लोगों को YouTube ने वीडियो भेजा और 600 में से 180 लोगों ने अगर वीडियो को देखा तो सौदा बुरा नहीं है। लेकिन अगर यही 600 लोगों की बजाय हम 60,000 लोगों तक भेजे तो ये व्यूज जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, कुल मिला जुला करके 1800 या 18,000 व्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो एल्गोरिदम है ना, इस तरीके से काम करता है और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। अब ये एल्गोरिदम क्यों काम करता है कि पहले मान के चलो कि पहले 15 लाख 20 लाख बच्चे जो थे वो पढ़ते थे, मतलब कि सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं। अभी कितने बच्चे हैं, 4.5 लाख बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब वो 4.5 लाख बच्चे अभी पढ़ नहीं रहे। अभी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं कि अब जब पेपर आएगा तो पढ़ेंगे। टीचर तो मेहनत यहाँ पर कर रहा है, लेकिन वो जब 2-4 दिन रहेगा ना, तब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तब जाकर के सारे वीडियोस पे व्यूज आएंगे। और एल्गोरिदम ये कहता है जब बच्चे ही नहीं है तो हम भेजें किसके पास। अब जब 600 बच्चे ही पढ़ रहे हैं तो 600 बच्चों को एक पास ही तो भेजेंगे ना, हम 60,000 बच्चों के पास भेजेंगे, वो बच्चे देखते ही नहीं है, तो एल्गोरिदम ये कहता है कि नहीं भेजना है। कहने का मतलब ये है कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण आपको निर्देश दिए जाते हैं कि ये सही है, ये गलत है। एल्गोरिदम मेरा ये कहता है कि आप वीडियो मत डालो, बट मैं फिर भी वीडियो डाल रहा हूं, क्योंकि एक प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि बच्चा आराम से देख सके बाद में भी, ठीक है। तो आपको एक फॉलो करना पड़ेगा हर एक चीज को। सक्सेस चाहते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हर एक चीज का एल्गोरिदम होता है, उस चीज पर काम करेंगे। जैसे सुबह उठिए जल्दी, 8 घंटे डेली बेसिस पर पढ़ाई करिए, आपको कोई नहीं रोक सकता सफलता से। राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। ठीक है, विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती है। अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया। अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो तो गलत बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप अगर कंफ्यूज हो तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात थोड़ी है। आप किसी चीज को लेकर के अगर कंफ्यूज हो तो इसके बारे में सोच रहे हो तो ये गलत नहीं है। उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं हैं। ये भी नहीं कहा जा सकता कि आप उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं आपके पास हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप कहीं ना कहीं उस चीज को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप मान के चलिए कि ये जो प्रश्न है इसके ऑप्शंस आप तलाश नहीं कर पाते हैं, इन ऑप्शंस में आपको कठिनाई होती है और कंफ्यूज है कि बी होगा कि सी होगा, तो कहीं ना कहीं आप उच्च क्रम की भावना बौद्धिक क्षमताएं नहीं है। अगर आपके पास होती तो आप करेक्ट मारते कि आंसर नंबर जो होगा 3 होगा। ये कैसे होता है, ये चीजें पढ़ते पढ़ते रहने से आती है और पढ़ते पढ़ते रहने से भ्रांतियां भी खत्म होती हैं। कंफ्यूजन खत्म होता है जब आपके पास फैक्ट्स होते हैं। चीजें समझ में आ रही हैं। तो अवधारणाओं के बारे में, मूल कोई भी कॉन्सेप्ट है उनके बारे में अगर आपकी समझ है तो कहीं ना कहीं आपकी भ्रांतियां नहीं होंगी। जैसे कि देखो, आप फेक न्यूज बहुत ज्यादा चलता है, न्यूज में फेक न्यूज चलता है और फेक न्यूज चलने के बाद उस न्यूज को सभी लोग देख लेते हैं और फैला देते हैं, और सब किसी को लगता है सही है, किसी को लगता है गलत है, किसी को लगता है ट्रू है, किसी को लगता है फॉल्स है। अब बाद में बोला जाता है कि वो फॉल्स है, लेकिन फिर भी लोगों ने तो इस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर लिया। अब बाद में कोई करेक्ट करने नहीं आता कि उसने फैक्ट गलत था कि सही था, लेकिन बाद में लोग यही कहेंगे कि यही वो लड़का है, ठीक है, यही वो लड़का है जिसने ये काम किया था। लेकिन बाद में ये नहीं पता चलेगा कि हाँ उस लड़के ने नहीं काम किया था, झूठा केस था, बट फिर भी लोग कहेंगे यही था, इसके ऊपर केस हुआ था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आप
भ्रम की स्थिति में तब तक रहेंगे जब तक आपको समझ नहीं होगी। आंसर नंबर 3 जो होगा राइट आंसर। चलिए 274 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी स्थिति विद्यालय में गर्व का कारण बन सकती है। अगर आप एक सफलता पूर्वक कहीं ना कहीं आप गर्वान्वित महसूस करना चाहते हैं तो आप कैसे बन सकते हैं? असफलता का कारण स्वयं को बता करके। तो आप एक चीज बताइए, आप कभी भी गर्व का कारण, जब आप असफल होंगे तो आप बताएंगे कि मेरी वजह से सभी असफल हुए। ये तो बहुत गलत बात है ना, ये तो बहुत गलत बात है। आप सभी की असफलता का श्रेय आप खुद क्यों कैसे ले सकते हैं? और अपनी असफलता का श्रेय, ठीक है, लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इस चीज को समझिए। अगर गर्व की स्थिति बनना है तो गर्व का कारण कब बन सकता है विद्यार्थी? अरे आप असफलता का लेकर के गर्वान्वित कोई महसूस करता? अगर आप मान के चलो कि एक दौड़ होती है, उस दौड़ में आप फेल हो जाते हो, एक परीक्षा होती है जिसमें आप फेल हो जाते हो, ठीक है, और उसके बाद आप गर्वान्वित महसूस करोगे तो फिर तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप हमेशा फेल होकर के गर्वान्वित महसूस करोगे, ठीक है। वो अलग बात है कि फेल होने के बाद टूटा नहीं जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि चौड़े में घूमा जाता है। असफलता के कारण दूसरों को, देखो आपने पेपर दिया है, आपने मेहनत नहीं करी तो असफल तो आप खुद हुए ना, तो दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, ये भी फैक्ट बात है, जब सफलता का कारण दूसरों को माना जाता है। इतना अच्छा प्रश्न है ना कि इस प्रश्न का आंसर लोग बार बार गलत देते हैं, ठीक है। आप इस चीज को समझिए, कभी भी आप सफल होंगे तो अब इसमें बच्चा तो 3 ऑप्शन मारता ही नहीं है। रीजन क्या करता है कि हम अगर स्वयं को देंगे तो हम घमंडी हो जाएंगे, हम ईगो वाले बच्चे हो जाएंगे। तो स्वयं को नहीं मानना है, सफलता स्वयं नहीं, दूसरों को दे दो या तो असफलता का कारण ले लो। ए और 4 बच्चे मोस्टली इस चीज को मारते हैं आंसर, ठीक है। ऑफलाइन में मैं देखता हूं ए बताते हैं बच्चे, 4 बताते हैं, बट ऐसा नहीं है। सफलता का कारण जो है स्वयं को माना जाता है, ठीक है। अगर आप खुद को देखोगे ना कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, और मैंने अपना कर दिखाया, मैंने कर दिखाया, तो अगर सफलता का कारण स्वयं को मानोगे तो आप अपने ऊपर गर्व की स्थिति को पाओगे कि हाँ यार मैंने कर दिखाया। मैं ये नहीं कहता कि आपको पूरी दुनिया में बाजा बजवाना है, नहीं, आप गर्व फील कर सकते हैं अपने आप में, स्वयं को मान सकते हैं। आंसर नंबर 3 जो होगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्य की समझ बनाने के लिए जरूरी है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए, तो बाह्य हो गया। अगर नहीं पढ़ोगे तो टीचर जो होंगे आपको दंड देंगे, तो इसको लेकर के भी आपको अंदर जो होगी वो कौन सी प्रेरणा आ जाएगी? बाहरी प्रेरणा आ जाएगी। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करना मतलब कि ये बाहरी हो गया। प्रथम स्थान प्राप्त करके क्या करोगे? प्रतियोगिता हो रही है तो बाह्य प्रेरणा है। प्रथम स्थान प्राप्त करके क्या दिखाओगे कि देखो हम प्रथम आ गए। मुझे अपने साथियों से प्रशंसा प्रभुत्व प्राप्त करना है। अब किसी भी चीज को किसी दूसरे से प्राप्त करोगे तो बाह्य हो गया ना। अब किसी भी समझ को बनाने के लिए आप खुद के अंदर मेटाकॉग्निट अपने दिमाग का सहारा लेते हो, और आपका दिमाग जब किसी चीज को करने के लिए प्रेरित आपको करे तो वो समझ लो आंतरिक प्रेरणा कहा जाता है। राइट आंसर होगा फर्स्ट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। स्कूल की भाषा में न बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। ये तो बहुत गलत हो गया, ठीक है। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए, ओके। और उन्हें मातृभाषा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, मतलब कि इंग्लिश मीडियम स्कूल दिख रहा है जहां पर आपको सिर्फ इंग्लिश ही बोलना है और कुछ और बोला तो फाइन लगा दिया जाएगा और माँ बाप को बुला दिया जाएगा। उन्हें माता पिता के घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए। ये कहाँ से हो गया यार? माँ बाप कहेंगे बेटा अब स्कूल जाओ ही मत, ऐसा करो, बहुत ज्यादा तुम नवाब बने फिरते हो, अब तुम स्कूल मत जाओ। अपने स्कूल की भाषा अपने तक ही रखो। हमें नहीं पता है गो मार्केट, ये सब चीजें हमें नहीं आती हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उनको सिर्फ एक ही फैसिलिटी दी जा सकती है कि अपनी मातृभाषा खुद बोलिए, स्कूल में भी घर में भी जैसे आप बोलते हैं, और चीजों को सीखिए। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएंगे हम। आई होप इतनी सारी चीजें तो मैंने पहले ही करा रखी है, आपको अब दिक्कत नहीं हो रही होगी। लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक्स दिए जाते हैं और लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी जैसे कि रंगोली बनाने वाले संसाधन दे दिए जाते हैं। तो यह अनुपयुक्त प्रथा क्या कहलाती है? कहीं है क्या? पक्षपात, ठीक है। या तो रूढ़िवादिता हो जाता, रूढ़िवादिता है नहीं तो पक्षपात से हम काम चला लेंगे, ठीक है। और स्थिरता, कंसिस्टेंसी, इक्वेलिटी तो है नहीं इस चीज में कहीं भी, और सशक्तिकरण की बात हम करते हैं लेकिन इस प्रश्न के अंदर कोई भी चीज नहीं है। राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर।
एक शिक्षिका को बच्चों को अपने आप से बात करने, व्यक्तिगत वाक जिसको हम प्राइवेट स्पीच, निजी वाक भी कहते हैं, को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। देखिए अगर कोई चीज आप इसको सोचोगे ना एक तरह की बीमारी है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। निजी वाक हर कोई करता, आप भी करते हो। आई कैन डू इट बोला जाता है ना, आप खुद से बोलिए आई कैन डू इट। आपसे बोला ये भी जाता है कि जब आप इंटरव्यू में जाए तो शीशे के सामने प्रैक्टिस करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो क्यों बोला जाता है? सिर्फ इसीलिए क्योंकि प्राइवेट स्पीच सबसे खतरनाक चीज होती है। अगर किसी ने कर लिया, आप जब शीशे के सामने जाओगे ना तो आपको लगेगा मैं कितना बदसूरत हूँ, मैं कितना घटिया बोलता हूँ। लेकिन उस चीज को अगर आप टैकल कर लोगे ना, अगर आपको उस चीज से प्यार होने लगेगा कि यार मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं तो अच्छा लगता हूँ बोलते समय, मेरा फेस का एक्सप्रेशन भी अच्छा है, और इस तरीके की बातों से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो ये चीज शुरुआत में अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन एक समय के बाद वो चीजें आपको अच्छी लगने लगती हैं। तो प्राइवेट स्पीच बहुत अच्छी चीज है, और इस चीज के बारे में वाइगोत्स्की ने भी बात करी है, पियाजे ने भी बात करी है। तो पियाजे ने उसको आत्म केंद्रितता बोला है, वाइगोत्स्की ने उसको प्राइवेट स्पीच बोला है, जो कि आपको मोटिवेट करने का कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि स्वनियमन सुसाधित होता है। प्रोत्साहित करना चाहिए, इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। शिक्षक की जिम्मेदारी कहीं भी खत्म नहीं हो सकती है, इस चीज को याद रखो। मैं चाहूं तो अपनी जिम्मेदारी खत्म कर सकता हूं, लेकिन उस जिम्मेदारी को खत्म करने से कुछ होने वाला है नहीं। आप लोगों को इसमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और जो मैं प्लेलिस्ट आपको बनाने वाला हूं, वो प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पूरे प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, और पीडीएफ और नोट्स यहां से जरूर पढ़िएगा। अब प्रोत्साहित इसलिए करना चाहिए क्योंकि स्वनियमन मतलब कि अपने आप को सुसाधित करता है, आपको ना एक मेच्योर पर्सन बनाएगा, ठीक है। अगर आप खुद से बात ही नहीं, जैसे कि आजकल का ऐसा दुनिया है ना कि आपने रील्स देखे, यूट्यूब वीडियोस देखे, और आप सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहते, और इन सभी चीजों को करने के बाद आपको ऐसा लगता है ना कि आपने बहुत बड़ा तीर मारा है, ठीक है। और आप अपने आप को 10 मिनट भी नहीं देते हो। यार अपने आप को 10 मिनट दो, आप इस चीज को देखो। तो जैसे बाइक को सर्विसिंग के लिए देते हो, तो अपने आप को भी तो सर्विस का टाइम दो, कि आप कर क्या रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या करने वाले हो लाइफ में, अचीव क्या करना चाहते हो, कर क्या रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो क्यों नहीं हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। ये सारी चीजें बात करो अपने आप से। आंसर नंबर 3 राइट आंसर होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है। अब कक्षा में अगर आपने सवाल पूछ दिया क्लासरूम के अंदर, तो 4 में से एक ऑप्शन ऐसा है जो गलत है, वो तरीका नहीं हो सकता सवाल पूछने का। तो सवाल पूछने के संदर्भ में विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। अगर बच्चों से सवाल पूछता हूं मैं कि चलो भाई तुम्हें जांच लेता हूं, तुम कितना पढ़ के आते हो और कितना स्टडी करते हो, देखता हूं तुम लोगों को, हाँ। तो ये सारी चीजों को देखने के लिए आप कभी भी सवाल ना करें, ठीक है। अब देखिए, विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन में मदद मिलती है। ओके, ये मतलब देखते हैं इसको क्या हो सकता है, ठीक है। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, ये करना चाहिए, ठीक है, ये करना चाहिए। वह प्रश्न जो विवेचना और अनुप्रयोग पर आधारित है, उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशल को बढ़ावा देते हैं, ये भी सही है। समालोचनात्मक चिंतन में मदद मिलती है, समालोचनात्मक चिंतन मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी सही होता है। 3 ऑप्शन तो सही हो गए। ओके, तो सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है, यहां पर पूछा है गलत, तो गलत और गलत ये वाला आपका आंसर हो जाएगा सही। राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। आई होप चीजें क्लियर है। किसी भी चीज को अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि पूछने के बाद आप उसका टेस्ट ले सके हो, तो ये वाला परीक्षण नहीं हो सकता है। सवाल पूछने का तरीका नहीं है। तरीका ये है कि ऐसा पूछिए कि बच्चे का दिमाग बढ़े, वो कहीं ना कहीं खुश होकर के प्रश्न पूछिए और उसके आंसर भी तलाशे। बहुत सारी चीजें हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए इनमें से कौन सी चीज सहायक है? विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना डालना है, अनम्यता पाठ्यक्रम और अनन्य स्कूल कैलेंडर, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा। तो अब देखिए यहां पर क्या चीज बताने की कोशिश करी जा रही है, सख्त, ठीक है। तो विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना जो होगी, ये नहीं करना चाहिए। समावेशी शिक्षा का ये बहुत आप देखोगे कि बेकार सा रूल है। अनम्यता मतलब कि इनफ्लेक्सिबल, रिजिड, मतलब एकदम जो हो गया सो हो गया, तो ये वाला तो बिल्कुल गलत है। फ्लेक्सिबल जब चीजें नहीं होंगी तो बेकार हो गया चीजें, वो बच्चा सीख ही नहीं सकता। कहोगे कि नहीं भाई यही इसी तरीके से यहाँ पर पढ़ाई होगी, और आपको आता है तो पढ़ो, नहीं तो मत जाओ, दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लो। ऐसा नहीं करना। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, ठीक है। सख्त निर्देश, सख्त शिक्षक केंद्रित, ये तो ऐसा ही गलत हो गया। अगर सख्त बन जाए इंसान, अगर सख्त बन जाए शिक्षक,
तो बच्चा तो कभी सीख ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से आंसर नंबर 3 होना चाहिए। देख लेते हैं क्या है आंसर। चलिए आंसर नंबर 3 ही है। और यहाँ पर विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, यहाँ पर आवास का मुझे नहीं समझ में आ रहा आवास क्यों है। स्टूडेंट्स नीड, आवश्यकता होनी चाहिए, उचित आवश्यकता के अनुसार उचित आवास। ठीक है, चलिए ठीक है, मतलब आवश्यकता के अनुसार उसके लिए जो भी व्यवस्था है वो चीज करना चाहिए। आवास मतलब हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि बच्चा जैसा हर एक फील्ड से आते हैं, जाति धर्म से आते हैं, तो उनको उसके हिसाब से ही आपको वहां पर पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर होगा, आंसर नंबर 3। तो मुलाकात करते हैं 281 नंबर क्वेश्चन पे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्री पीडीएफ आपको अवेलेबल है, यहाँ पर जाइए दोस्त और नोट्स पढ़िए, सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए। आप लोग यहाँ पर जाकर के नोट्स पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए।